दरमियान में डिस्टॉर्शन थी, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं ताकि एक फ्लो में हमारे पास रिकॉर्ड रहे। सो ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल में हमने फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस किया कि जब भी आप लोगों के पास है एबनॉर्मल एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो और साथ में दिखाया हो कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, आपने देखना है विदाउट एटीपिया है या विद एटीपिया है। अगर ये आपके पास विदाउट एटीपिया है तो बेस्ट लाइन इज अ लोकल प्रोजेस्टेरॉन। अब इन सब में लोकल प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कौन सी है? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ये लोकल प्रोजेस्टेरॉन है जिसका नाम है लिवेनोगेस्ट्रिल यानी मायरीना। अगर ये ऑप्शन में ना होती या लिखा होता इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो हमारे पास डी और ई ऑप्शन भी ठीक थे, फिर इनमें से कोई और एक वो देते तो हमें ये चूज करना पड़ता। तो हमने सबसे पहले गाइडलाइन नंबर 67 हम रीड कर रहे हैं कि वेन एवर देर इज एटिपिकल हाइपरप्लेजिया तो पेशेंट हमारे पास आता है तो वी हैव द थ्री ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, ऑप्शन नंबर 2 कि हम मेडिकल मैनेजमेंट दें, ऑप्शन नंबर 3 कि हम सर्जरी करें। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो सक्सेस रेट 89 टू 96% है। और इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास है लोकल प्रोजेस्टेरॉन दैट इज द मायरीना। अगर माइग्रेना की कॉन्ट्राइंडिकेशन हो या ये ऑप्शन में ना हो, ये लोकल आप लोगों का ऑप्शन मैंने अक्सर पढ़ा है लोकल लिखा होता है लोकल प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपने सेकंड लाइन चूज करना है विच इज द प्रोजेस्टेरॉन। तो ओरल प्रोजेस्टेरॉन आपने देना होता है। किस तरह देना होता है? कॉन्टिन्यूअस। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। और इसके नाम एक दफा आप लोगों के एमसीक्यू में नाम लिखा हुआ था, ओरल की जगह ये नाम मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ था। तो यानी कि ये 5-6 एमसीक्यू तो सिर्फ इस स्लाइड में से हैं। तो जब आपने दे दिया मेडिकल ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट का फॉलो अप आप कैसे करेंगे? अगर आपने मायरीना रखी थी तो आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे 6 मंथ के बाद। अगर वो नेगेटिव आती है तो आप दोबारा एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे 6 मंथ के बाद। जब 2 दफा एंडोमेट्रियल बायोप्सी आ जाएगी 6 मंथ्स अपार्ट तो फिर आपने उसको डिस्चार्ज कर देना है, अल्लाह हाफिज कर देना है फ्रॉम द फॉलो अप। लेकिन अगर आप उसको ओरल प्रोजेस्टेरॉन दे रहे थे तो उसको अल्लाह हाफिज नहीं करना। अगर ओरल प्रोजेस्टेरॉन दे रहे थे या बीएमआई आपका पेशेंट के 35 या उससे ज्यादा है तो फिर आपने 6 मंथ के बाद बायोप्सी लेनी है, फिर 6 मंथ के बाद बायोप्सी लेनी है। अगर एक दफा नेगेटिव आ जाए तो हर साल के बाद आपने उसको बुलाना है। तो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलो अप और डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट। और तो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया और सर्जरी पढ़ ली। सर्जरी अब हम आगे पढ़ते हैं स्लाइड में। तो बेस्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि सर्जरी किन पेशेंट में हमने करनी है। नाउ इट इज क्लियर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम सर्जरी किस में करते हैं। हिस्टेक्टमी कब हम करेंगे ये भी आप लोगों का एमसीक्यू आता है। अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है, उसको फर्टिलिटी नहीं चाहिए और हम जब बायोप्सी कर रहे थे 6 मंथ्स अपार्ट, 6 मंथ के बाद हमने बायोप्सी की और बायोप्सी पे वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में अगर कन्वर्ट हो गया या फिर आपने 12 महीने के लिए ट्रीटमेंट दी, 12 महीने के लिए मायरीना रखा या 12 महीने के लिए ओरल प्रोजेस्टेरॉन दिया, इसके बावजूद भी डिजीज टस से मस ना हुई, रिग्रेस ही ना की, तो क्या फायदा? कितना ट्रीटमेंट लेगी वो? या फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 दफा बायोप्सी की, नेगेटिव आ गई, फिर आप एनुअली कर रहे थे और जब आपने एनुअली की तो डिजीज दोबारा आ गई, यानी रीअक्रंस होगी डिजीज की, रिलैप्स कर गई। अगर डिजीज रिलैप्स कर जाए या फिर वो रिग्रेस ही ना करे या फिर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाए या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग ही खत्म ना हो, बेशक हाइपरप्लेजिया है विदाउट एटीपिया लेकिन पेशेंट कॉन्टिन्यूसली सिम्टोमेटिक है। आपको पता है मायरीना देते हैं तो ब्लीडिंग शुड रिड्यूस, अगर आप प्रोजेस्टेरॉन देते हैं ब्लीडिंग शुड रिड्यूस, लेकिन वो परसिस्टेंट सिम्टम्स रहे तो आप लोगों के मोस्टली एमसीक्यू में ये आता है कि एक पेशेंट को हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है, आपने उसको प्रोजेस्टेरॉन दिया लेकिन सिम्टम्स रिड्यूस हो ही नहीं रहे और फैमिली कंप्लीट है, तो बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, व्हाट यू विल डू हिस्टेक्टमी। इज इट क्लियर? सो अब हिस्टेक्टमी मैंने किस किस्म की करनी है तो वो डिपेंड करता है आपके पास
कि वो प्री मेनोपॉजल है या वो पोस्ट मेनोपॉजल है। अगर वो प्री मेनोपॉजल है तो मैंने क्या निकालना है, यूट्रस तो निकालना ही निकालना है। यूट्रस के साथ मैंने वो निकालनी है साथ में फ़्लोपियन ट्यूब्स। इसे बोलते हैं बायलेटरल सेल्पेंजेक्टमी एंड टोटल हिस्टेरेक्टमी। और किस रूट के ज़रिए करनी है? लेप्रोस्कोपी के ज़रिए से। अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल है तो मैंने यूट्रस भी निकालना है पूरा, टोटल हिस्टेरेक्टमी करनी है, दोनों ट्यूब्स भी निकालनी है, सेल्पेंजेक्टमी करनी है और इसमें मैंने ओवरीज भी निकालनी है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या कर लिया मैंने पोस्ट मेनोपॉजल में? ओवरीज निकाल दी है। तो इसीलिए आप लोगों का जो एमसीक्यू आता है, अ पेशेंट विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, आपने डीएनसी की और हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया आया है, लेकिन ओरल प्रोजेस्टेरॉन देने की बावजूद भी परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं। व्हाट यू विल डू? यू विल डू डिपेंडिंग अपॉन वो 47 की है या 60 ईयर की है। अगर वो प्री मेनोपॉजल है, आई विल डू लेप्रोस्कोपिक बायलेटरल सिल्पिंजेक्टमी प्लस टोटल हिस्टेरेक्टमी। अगर वो 60 ईयर की है तो मैं लेप्रोस्कोपिक बायलेटरल सेल्पिंजोओफ्रेक्टमी प्लस टोटल हिस्टेरेक्टमी करूंगी। चलो, अगला हमारे पास है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया। विद एटिपिया का मतलब है इट इज अ खतरनाक, ठीक है, ये एक नटोरियस सी चीज लग रही है। एटिपिकल फीचर्स है इसके अंदर। तो मेरे पास अगेन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हो सकती है, मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है, सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट हेयर द सर्जरी इज द बेस्ट वन। इफ इन अ सिनेरियो इट इज रिटन दैट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है डीएनसी की और एटीपी आ गया है, तो आपने रिस्क नहीं लेना, उसको जड़ से उखाड़ देना है। तो आपने कहना है कि इन दिस पेशेंट सर्जरी इज द बेस्ट। क्योंकि जब आप हिस्टेक्टमी करते हैं ना, तो देखते हैं कि 43% केसेस में कैंसर आपको डायग्नोज होता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि नियर टू हाफ पेशेंट में कैंसर होगा। डॉक्टर सैमा, ये ना नेट का इशू आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिनको ये पूरे पाकिस्तान में इशू आया हुआ है नेट का, तो इसीलिए साउंड का इशू आ रहा होगा। चलो गुड, शाबाश। तो ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए सर्जरी बेस्ट है, क्योंकि जब भी हम हिस्टेक्टमी करते हैं देखते हैं कि 43 में ऑलरेडी कैंसर हुआ होता है। और अगर कैंसर ना होगा तो 20 इयर्स में टू से याद रख लें कि 27.5% चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो फर्स्ट line is surgery, but if patient want fertility, तो first line is Mirena and second line is oral progesterone। अब ये फर्स्ट लाइन आप कहेंगे माइरीना तो कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो तब आप माइरीना तब तक रखेंगे जब तक कि ये एटिपिकल और हाइपरप्लेजिया रिग्रेस ना कर जाए। ये नहीं कि इसी एंडोमेट्रियम के साथ आपने उसको बच्चा करने के लिए कह देना है। तो आप माइरीना देंगे, लोकल प्रोजेस्टेरॉन देंगे ताकि एक दफा ये रिग्रेस कर जाए और फिर वो कंसीव कर ले। तो मैंने सर्जरी कहा था बेस्ट है। कौन सी सर्जरी? यूट्रस तो निकालना ही निकालना है, वही वाली बात दोबारा याद रखनी है। अगर प्री मेनोपॉजल है तो मैं लेप्रोस्कोप के जरिए से ट्यूब्स भी निकाल दूंगी और टोटल यूट्रस भी। लेकिन अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल है तो मैं रूट मेरे पास लेप्रोस्कोपिक है और निकालना मैंने सेल्पेंजोओफ्रेक्टमी एंड टोटल हिस्टेक्टमी। तो आप लोगों ने पेपर में गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर आप लोगों का लिखा होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है और लिखा होता है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, लेप्रोटमी प्लस सेल्पिंजोफ्रेक्टमी प्लस टोटल हिस्टेक्टमी। तो जाहिर है मेन चीज तो सब कुछ निकालना है ना, फिर आपने रूट नहीं देखना, आपने मेन चीज देखनी है कि मेन हम क्या निकाल रहे हैं। तो ओवरीज, ट्यूब्स, पूरा यूट्रस निकालना है। और अगर वो फर्टिलिटी चाह रही है, माइरीना नंबर 1, ओरल प्रोजेस्टेरॉन नंबर 2। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। और टेमोक्सिफेन लेने से क्या होता है? ए टिपिकल और हाइपरप्लेजिया 16%। आप लोगों का एमसीक्यू आता है कि पेशेंट ने टेमोक्सिफेन ली है, किस चीज का रिस्क होगा? ऑप्शन में एंडोमेट्रियल कैंसर भी होता है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो हाइपरप्लेजिया में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कैंसर। सो यू विल चूज द हाइपरप्लेजिया बिकॉज इट हैज मोर चांसेस एज कम्पेयर टू द कैंसर। अच्छा, अब अ, आपने फ़ॉलो अप कैसे करना है इसका? सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इसमें हिस्टेक्टमी कर देते हैं तो जान छूट जाती है। अगर हिस्टेक्टमी कर दी, सर्जरी कर ली, तो फ़ॉलो अप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को फर्टिलिटी चाहिए, आपने मेडिकल मैनेजमेंट किया है, देन यू विल डू फ़ॉलो अप।
हाउ यू विल डू फॉलो अप, बिकॉज इट इज अ नोटोरियस थिंग। तो आप पेशेंट की 3 मंथ के बाद जो है वो बायोप्सी लेंगे, फिर 3 मंथ के बाद बायोप्सी लेंगे। वंस द बायोप्सी इज नेगेटिव 3 मंथ्स अपार्ट, वहां पे क्या था 6 मंथ्स अपार्ट, व्हेन इट इज नेगेटिव 3 मंथ्स अपार्ट, उसके बाद आप बायोप्सी लेते रहेंगे जब तक के फैमिली कंप्लीट होके हम हिस्टेक्टमी ना कर दे। तो 3 मंथ एक दफा नेगेटिव आ जाए, फिर 6 मंथ। सो दिस इज द चेन यू हैव टू फॉलो इन दिस पेशेंट। और कम से कम एक दफा नेगेटिव आनी चाहिए कंसीव करने से पहले। आइडली तो 2 दफा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 दफा नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए बेस्ट मोड ऑफ एक्शन क्या होगा कि किस तरह से कंसीव करे, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए। बस एक्स्ट्रा लाइन थी गाइडलाइन में लिखी, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बाकी आपने बस फॉलो अप याद रखना है इसका। फॉलो अप इसका क्या है कि देखो आपने अगर सर्जरी कर दी फिर फॉलो अप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है फिर आप फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप कैसे करेंगे आप कि 3 मंथ के बाद बायोप्सी लेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, फिर फिर 3 मंथ के बाद लेंगे। तो 3 मंथ के बाद लेते रहेंगे। जब एक दफा नेगेटिव आ जाए, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 मंथ के बाद ली नेगेटिव नहीं आई, लेकिन 3 मंथ के बाद ली नेगेटिव आ गई। अब एक दफा नेगेटिव आ गई है ना, तो फिर मैं 3 माह के बाद लूंगी। जब 2 दफा नेगेटिव आ जाए 3 मंथ्स अपार्ट, तो फिर मैं 6 से 12 महीने के बाद बायोप्सी लेती रहूंगी। कब तक? जब तक कि हिस्टेक्टमी ना हो जाए। ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैंने इन दोनों स्लाइड्स को रिवाइज करना हो अपने लिए, तो मैं सिर्फ इतना याद रखूंगी कि विदाउट एटीपिया है तो माइरीना नंबर 1 है, और नंबर सेकंड ओरल प्रोजेस्टेरॉन है, और फिर सर्जरी है, और सर्जरी की इंडिकेशंस आपका एमसीक्यू है। और फॉलो अप आपका 6 6 मंथ अपार्ट है। वंस नेगेटिव अगर माइरीना डिस्चार्ज कर दे, ओरल पे है, तो फिर आपने एनुअली करते रहना है। अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है तो आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी डिपेंड करता है प्री मेनोपॉजल है या पोस्ट मेनोपॉजल है। जस्ट ये 3 4 पॉइंट्स। अच्छा, इसको देखिए आप लोग, 1 मिनट। ठीक है, आगे करूँ स्लाइड, समय लगी इस चीज की। इसका आंसर कौन देगा? गुड, शाबाश। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है कि सिंपल हाइपरप्लेजिया इतना प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया प्रॉब्लम है। ठीक है, विदाउट एटिपिया फिर भी आपके पास माइल्ड है। तो हियर इज द आंसर बी। ठीक है, ये भी मल्टीपल टाइम आप लोगों का आ चुके क्वेश्चन। अच्छा, इसका कौन आंसर देगा? एटिपिकल और हाइपरप्लेजिया। अच्छा देखो, पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे पास एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, यानी खतरनाक चीज है। तो खतरनाक चीज में हमने कहा था सर्जरी बेस्ट है। अब सर्जरी डिपेंड करती है एज पे। एज है प्री मेनोपॉजल, जिसमें हमने कहा था कि हमने यूट्रस भी निकालना है, जिसमें हमने ट्यूब्स भी निकालनी है,
और ये दो चीजें हमने निकालनी थी, लेकिन ओवरीज नहीं निकालनी थी। तो अब ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने निकालने हैं, देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स किस में फिट होते हैं। तो हिस्टेक्टमी करूंगी तो ट्यूब्स नहीं निकाल रही, तो ये खतरनाक बात है क्योंकि ट्यूब्स तो मैंने निकालनी ही निकालनी है। तो हिस्टेक्टमी यहाँ चूज नहीं करूंगी। प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इज नॉट अ फर्स्ट लाइन फॉर ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया, तो ये भी नहीं होगा। एंड्रोमेट्रियल एब्लेजन कभी भी कैंसरस वाली स्टेज में नहीं करते, अगर प्री कैंसरस या कैंसरस स्टेज है उसमें हम एंड्रोमेट्रियल एब्लेजन नहीं करते, ये हमने उसमें पढ़ा था। फिर मायरीना जो है वो फर्स्ट लाइन नहीं है इस पेशेंट में। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है कि हम ओवरीज निकाल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा चीज निकाल सकते हैं। यही सीबीएसई की खूबसूरती है कि वो आपको इस तरह से एमसीक्यूज देगा। तो हम एक्स्ट्रा चीज निकाल सकते हैं लेकिन हम चीज को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है बी। ये समझ लगी है कि इस तरह से आते हैं। डॉक्टर लारेब, आपको समझ लगी है? ठीक है, तो देखो इस अगर ट्विस्ट आएगा तो ये ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बेस्ट है। अगर मेरे पास टिपिकली लेप्रोस्कोपिक बायलेटरल सेल्पिंगोफरेक्टमी होता, बायलेटरल सेल्पिंजेक्टमी प्लस टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होता तो वो बेस्ट होता। लेकिन उन्होंने पूरा नहीं लिखा, तो फिर मैं इसको चूज करूंगी जो उसके करीब तरीन है। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिक सेल्पिंजेक्टमी प्लस टोटल हिस्टेक्टमी बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन इसमें नहीं है तो मैं बी को चूज करूंगी। ओके। डिटेक्टिंग एंडोमेट्रियल कैंसर। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। इट कैन बी मिलिग्नेंट, इट कैन बी प्री मिलिग्नेंट, इट कैन बी बेनाइन, एट्रोजेनिक एंड इडियोपैथिक। तो ये आप लोगों का आईएमएम का तो पहला क्वेश्चन यही आता है। 60-year-old woman present with the first episode of post-menopausal bleeding. What is the most appropriate first line investigation? अगर ये irregular हो, irregular, मुझे लग रहा है कि एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी जी तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? बताते जाएं सब। अच्छा, मैंने इसलिए बोला जानबूझ के कि कोई एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी तो नहीं है कि बिकॉज बी और ई में थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन होती है ना, बिकॉज हमने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड में पढ़ा कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड हो, पोस्ट क्वाइटल ब्लीड हो, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। देखिए, यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो मीनोपॉज से पहले, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड हो और पोस्ट क्वाइटल ब्लीड हो, यानी पॉलिप, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी लग रहा हो, तो फिर हम बेस्ट जो है वो बी को चूज करेंगे। एज देख लीजिएगा। लेकिन अगर पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग है, ये पोस्ट मिनोपॉजल है, जाहिर है इसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड तो नहीं होगा, पोस्ट क्वाइटल ब्लीड हो सकता है। ठीक है, तो अगर कह दें कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर ये पोस्ट मिनोपॉजल है तो फर्स्ट लाइन हमेशा टीवीएस होगा। अगर ये यंग पेशेंट है और पोस्ट क्वार्टल ब्लीड, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड अलोंग विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड आ रहा है, तो वहां पर फर्स्ट लाइन हिस्टेरोस्कोपी है। बच्चों ये ये दोनों ही एमसीक्यू उठ के आ जाते हैं। मतलब 100 अगर एफसीपीएस के क्वेश्चंस हैं तो ये दो दे देंगे, और अगर आईएमएम के तो दोनों क्वेश्चंस आप देखेंगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए एज आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पोस्ट मेनोपॉजल है, तो टीवीएस इज द फर्स्ट लाइन। अगर ये यंग पेशेंट होती, 40 ईयर्स की होती, 35 ईयर्स की होती, और इसको एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेस्टल ब्लीड, पोस्ट क्वार्टल ब्लीड, तो मैं हिस्टेरोस्कोपी करती। अच्छा, यहाँ पे मुझे प्लीज सारे बताएं जरा, क्योंकि आई वांट टू मेक कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बच्चे ये सारे आप लोगों के एमसीक्यू ही हैं और यही लाइन उठ के आने हैं। मुझे प्लीज आंसर देते जाइएगा। 40 ईयर की पेशेंट है और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड के साथ है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड भी है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीड भी है, और बाकी कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी?
अच्छा ठीक है, एक ने बोला हिस्टेरोस्कोपी, एक ने बोला बायोप्सी। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ कि यहाँ पर आपके पास टाई या भी बच्चों को देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, केस नंबर 2 में 46 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड है, पोस्ट कॉइटल ब्लीड है, सेम सिनेरियो, यहाँ पर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? या कह दे कि व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, हाउ यू विल मैनेज, हाउ यू विल मैनेज सेकंड केस में, हाउ यू विल मैनेज। सेकंड केस का मायरा आपने टीवीएस लिखा है। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में ओके, मायरा ने टीवीएस लिखा है सेकंड केस का। थर्ड केस का आंसर जल्द से बताएं। अभी तक हमने जितना भी किया है उसका निचोड़ है ये। थर्ड का आयशी कह रही है टीवीएस है। अच्छा, ये आयशी मेरी दोस्त है इसलिए मैं इसका आशी। ये हमारे पास क्या है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फोर्थ केस आपके पास है, 35 ईयर ओल्ड, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, आपने पीए किया और एब्डोमिनल मैस मिला आपको। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है? चलो, अब हमने 4 केसेस किए हैं, 4 केसेस को आप लोगों ने आज लिख के अपने रूम में दरवाजे के पीछे लगा देना है, उठते बैठते सुबह शाम दोपहर ही याद करना है। केस नंबर 1, 40 ईयर ओल्ड पेशेंट, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, पोस्ट कॉइटल ब्लीड। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड का मतलब है ये वो हैवी भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन मेन चीज क्या है? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, जो तीन बातों को शो करता है, या ये पॉलिप है, या सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। बच्चों इस केस में क्योंकि ये 45 से कम है, तो मैं हिस्टेरोस्कोपी करूंगी, बिकॉज कोई रिस्क फैक्टर नहीं लिखा हुआ। केस नंबर 2, तो आप मार्क कर दें, फर्स्ट केस में आपके पास हिस्टेरोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। केस नंबर 2, 45 से ऊपर की पेशेंट है, 46 ईयर्स ओल्ड, abnormal uterine bleed, intermenstrual bleed, postcoital bleed. Here his stereoscopy is not the sufficient. How I will manage, or the best management, or what will be the next management? All is his stereoscopy plus biopsy. बिकॉज अगर मैं उसकी बायोप्सी नहीं लेती तो मैं उसकी एज को निग्लेक्ट कर रही हूँ। तो इस 46 ईयर की जगह टमोक्सिफेन भी हो सकता है, इस 46 ईयर की जगह रिस्क फैक्टर पीसीओस भी हो सकता है, इस 46 ईयर की जगह रिस्क फैक्टर ट्रीटमेंट फेलियर भी हो सकता है। सो वट एवर द लाइन हेयर इज, आई हैव टू गो फॉर हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी, और द बायोप्सी इज पर्पस। खाली बायोप्सी भी हो सकता है, बायोप्सी से डीएनसी भी हो सकता है। द डीएनसी इज पर्पस फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग, वट एवर द पैटर्न, रुक रुक के आती है, खुल खुल के आती है, जो भी आती है तो पोस्ट मिनोपॉजल, टीवीएस करें, बिकॉज द एंडोमेट्रियल थिकनेस विल डिसाइड द फर्दर। केस नंबर 4, 35 ईयर ओल्ड, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, नो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, नो पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीड, पीए पे आपको एक मैस फील हो रहा है, इट मीन इट इज फाइब्रॉइड, इट मीन इट इज एडिनोमायोसिस, वट एवर द केस इज, गो फॉर टीवीएस और गो फॉर अल्ट्रासाउंड। इफ अगर एब्डोमिनल मैस 12 सेंटीमीटर 12 वीक से कम तक है, हम टीवीएस कर लेंगे। अगर वो 12 और 12 से ज्यादा है तो हम टीवीएस प्लस टीएएस करेंगे। इज इट क्लियर? We are doing the 4 pillars of your gynae module. लास्ट केस ये है कि अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो लेकिन पोस्ट कॉइटल ब्लीड, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड ना हो, और आपने पीए किया तो आपको कोई मैस फील हो, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री बता रही हो कि एडिनोमायोसिस लग रहा हो आपको, तो बेस्ट टीवीएस होता है। मैं आपको लिख के देती हूँ, इन 4 केसेस में 2 आपके एमसीक्यू है ही हैं। फिर आपने कहना हमने बहुत अच्छा पढ़ा था।
इज इट क्लियर और आई एम जस्ट टीचिंग माई सेल्फ? 12 हफ्ते तक अगर यूट्रस का साइज, अगर कोई भी मैस है 12 वीक से कम कम, तो आप टीवीएस पे उसको डायरेक्ट सही कर लेंगे। लेकिन अगर 12 से ज्यादा है तो टीवीएस और टीएएस दोनों को आपने चूज करना है। ये 4 पॉइंट्स सब स्टूडेंट्स ने लिख के नीट एंड क्लीन करके मुझे सेंड करने ग्रुप में, और यही 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अपनी डीपी लगा के इसको याद करना है। चलें, अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज, एंडोमेट्रियल कैंसर फोर्थ मोस्ट कॉमन जो है malignancy है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? इट इज द एज एंड ओबेसिटी, पीसीओएस, लीन सिंड्रोम क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, जिसमें अगर किसी पेशेंट को लीन सिंड्रोम है तो 20 से 60% चांसेस हैं कि उसे एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा। अब आप लोगों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये आप लोगों के पास बताएं, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर है? दिस इज योर रिकॉल। वो है कि ना, बदल बदल के मिल रहे हैं लोग मुझे, इतनी सारी ऑप्शंस बता दिए, एज, ओबेसिटी, पीसीओएस, लीन सिंड्रोम। क्या लीन सिंड्रोम कॉमन है? मोटापा कॉमन है या लीन सिंड्रोम कॉमन है? एक पीसीओएस रह गया था, वो भी ऑप्शन में आ गया। मोस्ट कॉमन लोग मोटे होते हैं ना, मोस्ट कॉमन क्या है? ये सारे ही रिस्क फैक्टर हैं, मोस्ट कॉमन क्या होगा? ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी की इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए उन्होंने टोग आर्टिकल भी लिख दिया। सब कुछ है, ओबेसिटी, डायबिटीज भी है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं पूरे। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा एक चार्ट है। तो मोस्ट कॉमन, ठीक है। हाँ, पीसीओएस लोनली फील कर रहा था। ये बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें मोस्ट कॉमन ओबेसिटी है। ठीक है, इसका अलग टोक आर्टिकल है, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, मैंने कहा बहुत ज्यादा सैचुरेशन ऑफ टोक आर्टिकल्स हो जाएगी। वहां से ऐसा पूछा नहीं गया था सिवाय इसके कि ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, ये हाईली एसोसिएटेड विद द एंडोमेट्रियल कैंसर है। चले, इसका कौन आंसर देगा? फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। देखिए, अगर एक, अच्छा यहाँ पे एक समझने की चीज है, अगर पेशेंट को लेंज सिंड्रोम हो, फिर उसमें किस चीज का ज्यादा रिस्क है? वो एंडोमेट्रियल कैंसर है। अगर पूछे एंडोमेट्रियल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, तो वो ओबेसिटी है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यस, ओके। 55 ईयर ओल्ड, फर्स्ट एपिसोड हुई है पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग की। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल थिकनेस 3.7 है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? आधे बच्चों ने कहा ए, आधे बच्चों ने कहा ई। सो टाई हो गया हमारे पास। हम्म, चलो, तो हम देखते हैं। देखो, इसका आंसर हमारे पास है, किसी और ने आंसर देना है, बट फॉलो अप करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब दिस इज द पॉइंट, कि व्हेन वी हैव टू डू फॉलो अप, कब तक उसको चक्कर लगवाते रहेंगे अस्पताल के, और कब कहेंगे कोई मसला नहीं है, रीअश्योर कर देंगे। ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, कि हम ये पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना वो रक्षा कराई भर्ती रहेगी। तो आपने रीअश्योर करना है और फॉलो, इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना आपने। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इज पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीड, यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी आप लोगों का ये वाला भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछें कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड अगर हो रही है तो उसकी अंडरलाइन मोस्ट कॉमन क्या है, तो वो बिनाइन है। तो ये दोनों देख लें कि किस तरह से वो पूछ रहे हैं।
तो प्रोसीड हमने कैसे करना है? अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल आपके पास ब्लीड है, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्ज़ामिनेशन करना है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आपका टीडीएस है, ये हमने एमसीक्यू किया अभी। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 एमएम से कम है, तो आपने रीअश्योर एंड डिस्चार्ज कर देना है। अगर देखिए ये पहले कॉन्सेप्ट बनाएँ। दूसरी बात, तो केस नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? केस नंबर 1 इज़ योर एमसीक्यू, ठीक है? मैं इसलिए बनाया था कि आप लोगों को एज़ अ एमसीक्यू याद रहे। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 एमएम से कम है, तो आपने रीअश्योर कर देना है और डिस्चार्ज कर देना है। बेटा वहाँ तक पहुँचे तो सही। डॉक्टर मारिया पहले इसका मुझे बताएँ क्या आएगा केस नंबर 1 का? ठीक है? तो हम रीअश्योर एंड डिस्चार्ज करेंगे। बिल्कुल आप लोग इसको फ़ोकस से सुनें। न्यू गाइडलाइन ही करेंगे हम। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा केस इज़ योर सेकंड एमसीक्यू। अगर लिखा हो कि एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है, वो 4 एमएम या उससे ज़्यादा है, यानी 4 एमएम या उससे ज़्यादा है, तो बच्चों आपने सेकंड चीज़ देखनी है कि एंडोमेट्रियम पे क्या कमेंट है। अगर वो रेगुलर एंडोमेट्रियम है, तो नेक्स्ट इज़ पाइपल। हमें पता ही नहीं होता था कि हम कब इसको चूज़ करें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीड है, आपने किया टीबीएस, तो पहली बात है कि मैंने बायोप्सी कब लेनी है? मैंने बायोप्सी तब लेनी है जब वो 4 एमएम और उससे ज़्यादा की एंडोमेट्रियल थिकनेस आएगी। तो 4 एमएम इज़ इंक्लूडेड इन इट। तो अगर अब मैंने बायोप्सी लेनी है, तो बायोप्सी के 2 तरीके होते हैं, या पेपेल लूँगी या फिर मैं हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी लूँगी। देयर इज़ नो डाउट कि हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी इज़ द बेस्ट वन, बट ये अगर मैं ओपीडी प्रोसीजर में कर लेती हूँ, तो आसान है पेशेंट के लिए। तो व्हेन आई हैव टू चूज़ दिस, तो अगर एमसीक्यू आए कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 एमएम या उससे ज़्यादा है और टीवीएस पर एंडोमेट्रियम रेगुलर है, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? तो नेक्स्ट इज़ बायोप्सी। हाउ आई विल डू बाय पाइपेल। अगर लिखा हो बेस्ट क्या करेंगे, तो हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी इज़ द बेस्ट वन। ये दोनों मेरे आईएमएम में लाइन में क्वेश्चंस थे, बट एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि हाउ टू चूज़। इज़ इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये बात? देखो कितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आसान-आसान चीज़ें हैं। हम समझते थे बस वो ऑप्शन पूरी करने के लिए पाइपे लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब हमारे पास है जब आपका वाइवा होगा तो पूछेंगे जी सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है? और बुरे वक़्त का नहीं पता पेपर में भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ये गाइडलाइन में लिखा है आपके। दूसरा हमारे पास है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 एमएम या उससे ज़्यादा हो, तो हमने ये फैसला किया था मिलकर कि हम उसकी करेंगे बायोप्सी। बायोप्सी की हमने कहा था पाइपेल होता है या होता है हेस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। लेकिन अगर वो कहें कि इर्रेगुलर एंडोमेट्रियम है, इर्रेगुलर, और साथ में लिख दें कि या पॉलिप आपको लग रहा है, फोकल लीजन लग रही है, तो फिर आपने पाइपेल नहीं करनी। फिर आपने डायरेक्ट नेक्स्ट पूछें या बेस्ट पूछें, दोनों सूरतों में हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है। तो इसमें बेटा 4 एमसीक्यू आपके बनते हैं, और अब यही बात है कि मैं आपसे कहती हूँ कि पैरेलल स्टडी किया करें। अब पाइपेल आपका क्वेश्चन में आ चुका है, हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी आ चुका है, व्हाट दे विल गिव यू डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल आपको वो नहीं लिखते कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, और वो लिखते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 एमएम। 4 एमएम भी आपका एमसीक्यू आ चुका है कि किस पे आप बायोप्सी लेंगे। तो 4 एमएम या उससे ज्यादा है तो आप बायोप्सी लेंगे। अगर वो एंडोमेट्रियम पे कमेंट नहीं करते, वो नहीं लिखते कि कोई पॉलिप है, फोकल लीजन है, फलां फलां कुछ भी नहीं लिखते, तो और लिखते हैं व्हाट नेक्स्ट यू विल डू, तो नेक्स्ट आप आईपीएल ही करेंगे। अगर वो कहते हैं बेस्ट क्या करेंगे, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। ये फिर अगर वो लिखते हैं कि रेगुलर एंडोमेट्रियम है, नेक्स्ट क्या करेंगे, पाइपेल। बेस्ट क्या करेंगे, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। केस नंबर 3, आप लोगों को ही रिकॉल है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 4 एमएम से ज्यादा है, 7-8 लिखी हुई थी, और देयर इज अ फोकल लीजन। फोकल लीजन में पॉलिप हो सकते, कुछ भी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। व्हाट नेक्स्ट यू विल डू, तो इसमें नेक्स्ट पाइपल तो आ ही नहीं सकता।
बिकॉज वो तो फोकल लीजन है, वो तो मुझे देख के बायोप्सी लेनी पड़ेगी। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी मैं करूंगी हिस्टेरोस्कोपिक प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एमआरसीजी के जब एमसीक्यूज आप करते हैं तो उसमें लिखा होता है इन पेशेंट या आउट पेशेंट, तो आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज द बेस्ट वन। सो आपके ये यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। सो आप इसको ना एज अ इक्वेशन अपने रजिस्टर पे लाइंस लिखिएगा। हार्डली अभी तक 7-8 एमसीक्यू बने हमारे, जितना हमने पढ़ा है, या 10 बन गए होंगे। ओके, नाउ ये फिर आपका एमसीक्यू है, मतलब इसमें इसमें आईएमएम का एक ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी एक एमसीक्यू है, ये वाला। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं पाइपेल कर रही हूँ तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो होगी जो मैंने पेशेंट से कहनी है। जाहिर है पेनफुल पेन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग, परफोरेशन, फेलियर रेट हो सकता है 11%। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मोस्ट कॉमन पूछते हैं एमसीक्यू में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या रिस्क है या डिसएडवांटेज है, वो है इनएडिक्वेट सैंपल। आपने पेशेंट की काउंसलिंग की, हम सैंपल लेंगे, ये होगा वो होगा, और आपने जब सैंपल लिया सैंपल आया ही नहीं। तो बच्चों आप लोगों का एक एमसीक्यू आता है कि पेशेंट की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, आपने वो बायोप्सी ली, बाइपेल किया, और वो इनएडिक्वेट आया, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट? मुझे बताओ क्या करेंगे? दोबारा टीवीएस करेंगे या हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे? तो डिपेंड करता है कि स्नेरियो पूरा क्या लिखा हुआ है। अगर स्नेरियो लिखा हुआ कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, आपने पाइपल किया, इनएडिक्वेट सैंपल आया, तो आप ये देखें कि एंडोमेट्रियल कैंसर का कोई रिस्क तो मौजूद नहीं है, ओबेसिटी, पीसीओएस, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े। और साथ में देखें, ये तो नहीं लिखा हुआ कि एंडोमेट्रियम इरेगुलर है या पॉलिप शो रहा है, फोकल लीजन है। अगर ये लिखा हुआ है तो आप हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करें, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि पेशेंट इज लो रिस्क, तो आप रीश्योरेंट डिस्चार्ज कर दें। लेकिन आप लोगों के एमसीक्यू में वो लिखते हैं कि पेशेंट को पीसीओस है, डायबिटीज है और ओबेसिटी है, कुछ ना कुछ डाल देते हैं, और सैंपल इनएडिक्वेट है। तो व्हाट नेक्स्ट यू विल डू? यू विल डू हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। तो आप लोगों की जो एमसीक्यू की चेन है वो इस तरह जाती है, इस तरह करके। तो पहले वो कहते हैं इनएडिक्वेट सैंपल है, व्हाट नेक्स्ट यू विल डू, और साथ में कोई रिस्क फैक्टर लिख देते हैं। तो आपके पास यही ऑप्शन बचती है कि आप हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे। तो यहाँ इस स्लाइड में से आपके दो एमसीक्यू आते हैं। अगर आप हिस्टेरोस्कोपी करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? तो ये भी आप लोगों का 2-3 दफा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इवन ये जनवरी 2019 में भी एक क्वेश्चन आया है। तो इन सब में देखो, हिस्टेरोस्कोपी करो तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द पेन। कोई मुश्किल है? इसमें पेन है, मुझे मुझे क्या याद रखना है पेपर के लिए कि इसमें पेन है और इसमें इनएडिक्वेट सैंपल है। अगर इनएडिक्वेट सैंपल होगा तो मैं हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करूंगी, अगर इस फैक्टर मौजूद है या टीवीएस में इरेगुलर एंडोमेट्रियम या पॉलिप या कोई फोकल लीजन शो हो रही है। मतलब कितना आसान है ये, थोड़ी पूरी स्लाइड थोड़ी याद करनी है। पेपर में इस तरह तो नहीं तैयारी करनी होती ना, आपने मेन चीज निकालनी होती है कि मैंने क्या चीज रिटेन रखनी है। समझ लग रही है? पेपर की तैयारी का भी पॉइंट्स बता रही हूँ कि व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। मैंने इसलिए चार्ट बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ताकि आप लोग जब अपने एमसीक्यूज करते हैं तो की पता हो कि मोस्ट कॉमन पेन ही है। ठीक है, जो कुछ मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 4 mm या उससे ज्यादा हो तो आपने बायोप्सी लेनी है। देखो यहाँ पे लिखा नहीं पाइपेल वगैरह ना, जब आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। इसीलिए फिर वो मैंने खुद बनाया कि ताकि ये पता हो कि हम लोग किस के जरिए करते हैं। तो आप लोगों ने ये वाले चार्ट देखने हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। चलो अब ये मुझे बताओ। 60 year old lady came with a post menopausal bleeding, endometrial आपने क्रिटेजिंग की with proof scanty tissue, what you will do? अब देखो, एज क्या?
डॉक्टर मायरा, इसका बताओ बेटा, किस एमसीक्यू में घुसी हुई हो? अच्छा, ओके। इसमें एज कह रही हो? देखो, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हमेशा एज ज्यादा ही होगी ना। तो मतलब सिनेरियो इनकम्प्लीट है ना। तो ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो रीअश्योर और डिस्चार्ज का तो लिखा भी नहीं हुआ वैसे भी। तो हिस्टेक्टमी को कोई इंडिकेशन नहीं है। डायलेशन एंड कुलिटाज भी मतलब डीएन, ये आपका बायोप्सी लेने का तरीका है, लेकिन जब हमारे पास अच्छी ऑप्शन है तो हम डीएनसी क्यों चूज करें? फिर रिपीट बायोप्सी भी कहीं नहीं लिखा हुआ, अल्ट्रासाउंड करके ही तो हमने डिसाइड किया था कि हम पाइपल लेंगे या हम सैंपल लेंगे। तो रिपीट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में पहले तो हम टीवीएस ही करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो यकीनन ये 3-4 लाइंस का सिनेरियो होगा। ठीक है, तो आपके पास इसीलिए इसको मैंने इसी तरह से कॉपी पेस्ट किया, ये दिखाने के लिए कि देखो कितनी इनकम्प्लीट में आप क्या आंसर देंगे। तो आपके लिए कितना जरूरी है इसका बैकग्राउंड जानना। अगर हम इसको याद कर लें कि कोई क्या था ये बी वाला, किसी बुक में मैंने देखा बी ऑप्शन टिक लगाई हुई है, किसी ने ए लगाई हुई है, डिफरेंट मेंटोर्स ने। तो एनी पर्सन कैन राइट, बट आपके पास क्या रेफरेंस है? यू हैव गाइडलाइंस। एमसीक्यू किसी भी तरीके से आ सकता है। द आंसर कैन बी रीअश्योर एंड डिस्चार्ज, द आंसर कैन बी हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। अच्छी बात है कि इसकी ऑप्शन में आपके पास डिस्चार्ज है ही नहीं। तो मेरे पास हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी वो वैसे भी बेस्ट है। ठीक है, चलो शाबाश। ये वैसे ही किसने पढ़ना हो तो पॉइंट्स अच्छे लगे थे मुझे, कि अक्सर आप लोगों का एमसीक्यू आता है। प्लीज जरा म्यूट कर लें। अक्सर आप लोगों का एक एमसीक्यू आता है कि, जरा मैं खुद म्यूट कर लूँ, तो म्यूट कर लिया करो, देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो कैसे पता चलेगा कि कैंसरस है? ये मुझसे मेरे टोक्स में एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था। तो आपको अल्ट्रासाउंड पे क्या नजर आएगा? और आप लोग अगर एमसीक्यूज देखें तो कैंसरस वाले में लिखा होता है कि हेट्रोजीनस एंडोमेट्रियम विद सिस्टिक चेंजेस ऑन ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड एंड ऑन डॉपलर अल्ट्रासाउंड देयर इज अ हाई वास्कुलरिटी। तो दीज लाइंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फिर गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है। टेमोक्सिफेन से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क होता है, बट हाइपरप्लेजिया का ज्यादा रिस्क होता है। ये इसलिए बता रही हूँ, ये आप लोगों को रिकॉल है कि दोनों ऑप्शंस में दिए हुए थे, तो आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को टिक लगाएंगे। टेमोक्सिफेन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पोस्ट मेनोपॉजल में अगर टेमोक्सिफेन लेने से एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 से कम भी होगी तो नेक्स्ट या बेस्ट बायोप्सी ही है। तो टेमोक्सिफेन के बारे में आगे हम देखते हैं इसका एमसीक्यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के पेपर में टेमोक्सिफेन के बारे में क्वेश्चन ना हो। चलो, ये बताओ, पेशेंट टेमोक्सिफेन ले रहा है कितने, व्हाट इज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर व्हेन कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन? गुड, शाबाश। गुड, शाबाश। अब ये बताओ मुझे, अगर ये मुझे बताते कि ना साथ साथ, तो समझो आप लोगों को याद हो गया है। देखो, 60 ईयर ओल्ड है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm की है, रेगुलर है, विद नो फोकल लीजन। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? गुड, शाबाश, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। गुड, शाबाश। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं लिख देती नेक्स्ट की बजाय बेस्ट, अगर नेक्स्ट की बजाय बेस्ट लिख देती तो फिर क्या होता? गुड, शाबाश। ये भी उस्ताद की खुशकिस्मती होती है कि लाइक स्टूडेंट मिल जाए। ठीक है, तो बेस्ट इज बी। चलो,
एंड्रोमेट्रियल थिकनेस 6 mm है, दैट इज इरेगुलर, व्हाट इज द नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान? गुड, शाबाश। अब देखो, ये तुम लोग एमसीक्यू गलत कर सकते हो क्या? कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछें या बेस्ट पूछें? इसमें आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी ही है, लेकिन आप लोगों के पेपर में ऑप्शन नंबर बी होनी ही नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर बी होगी ही नहीं तो क्या चूज करोगे? ऑप्शन नंबर बी ना हो तो क्या चूज करोगे? नो। ठीक है, तो हमने बायोप्सी लेनी है, फिर हम डीएनसी करेंगे। देखो, इरेगुलर है ना, तो खुरच के लेंगे प्रॉपर। तो फिर बी बेहतर है, वो सी बेहतर है। हमने ही कहा था ना कि बायोप्सी प्रॉपर लेने के दो तरीके हैं, या तो हम डीएनसी पहले करते थे और अब हम हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करते हैं। पाइपल तो सुपरफिशियल सैंपल लेता है ना। ठीक है, तो बायोप्सी जो है, दिस इज आल्सो द वे, बट अगर इरेगुलर होगा फिर हम ये नहीं लेंगे, फिर हम सी चूज कर लेंगे। लेकिन बी इज द बेस्ट वन। ठीक है, आप ये पेपर थोड़ा अच्छा ही बनाते हैं, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी ऑप्शंस ही होंगी। चलो, अभी यहाँ तक कोई मसला? सब स्मूथ चल रहा है? ये मैं पिक्चर इसलिए लगाती हूँ कि हमें ये लगे कि हम माशाल्लाह से लोग आर्टिकल से गुजरते जा रहे हैं। चलो, गुड, शाबाश। अब ये आप लोगों का अक्सर एमसीक्यू आता है, अब इसमें उसकी की क्या है, उसकी की ये है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आप लोगों का पहला एमसीक्यू, आईएमएम का तो, या पहला पेपर आप पेपर करना स्टार्ट करते तो पहला एमसीक्यू ये होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो ऑप्शन होता है ए ट्रॉफिक एंडोमेट्राइटिस, या ये ना होगा तो ए ट्रॉफिक वेजिनाइटिस, कोई दोनों में से एक वर्ड लिख सकते हैं, 60 to 80%। इसलिए बच्चों, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर ये ऑप्शन में ना हो, एक दफा रिकॉल में ये ऑप्शन नहीं थी, तो एक्सोजिनस ईस्ट्रोजन आप चूज करेंगे। तो इसीलिए ये बाय हार्ट याद कर ले। फिर थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास? एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा है, यानी एंड्रोमेट्रियल पैथोलॉजी है। फिर हाइपरप्लेजिया है, यानी कार्सिनोमा इज सुपीरियर टू द हाइपरप्लेजिया बिकॉज वो 5 to 10 है और ये 10 है। और फिर एंड पे पॉलिप जो कि बिनाइन लीजन्स हैं, वो आपके पास ये 2 से 12 आती हैं, यानी कि एज लो एज 2 भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन क्या है? एट्रोफिक एंड्रोमेट्राइटिस, सेकेंड इज एक्सोजिनस ईस्ट्रोजन। तो ये आप लोगों ने दो याद रखने हैं। 60-year-old lady taking Tabolon for menopausal symptom presented with vaginal spotting, most likely cause? वो उसका मैं बताऊंगी सर्जिकल मॉड्यूल में। इसका ए लिखा है। गुड, शाबाश। ठीक है, तो टैबुलॉन से, अब देखो ये आप बाहर से दे रहे हैं ना, एक सोर्स दे रहे हैं, तो इट्स बी। और ये मल्टीपल टाइम आप लोगों को आ चुका है। चलो, इसका बताओ। बिलीव मी और नॉट, ये वो एमसीक्यूज है जो आप लोगों के लाइन में आने हैं, एक छोड़कर एक तो आना ही आना है। अब देखो कि 60, ये पोस्ट मेनोपॉजल है, 7 ईयर से वजाइनल डिस्चार्ज है। आपको पता है कि जब एट्रॉफी होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ब्लीडिंग है, और फिर डिस्पेरोनिया भी है ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। अब ईस्ट्रोजन की कमी से यूरिनरी अर्जेंसी भी हो रही है। तो सर्वाइकल कैंसर में या एंडोमेट्रियल कैंसर में या सर्वाइकल पॉलिप में इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते। अगर आए भी सही तो 60 to 80% एट्रोफिक वेजिनाइटिस जो है, वो हमारे पास कॉज है इन द पोस्ट मेनोपॉजल। तो मैं 60 to 80% को चूज करूंगी रादर देन 10% चीज को चूज करने के।
तो ये टिपिकली बार बार खास तौर पे आईएमएम का तो फेवरेट उनका क्वेश्चन है, तो दे आस्क। ठीक है, तो एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस या वेजिनाइटिस दे आस्क। ओके, ये आईएमएम का क्वेश्चन आया था। डॉक्टर गुड, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी आएगी। और जाहिर सी बात है ये कंप्लीट सिनेरियो ही होगा, उन्होंने कुछ और लिखा होगा टीवीएस पे एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है या जो भी है, तो लेकिन अगर बल्कि है, इनलार्ज्ड है, पोस्ट मेनोपॉजल है, तो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी या अगर इसको लिखते हैं कैंसर, ये मोस्ट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसी। अच्छा, लेंज सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो कैंसर है वो एंडोमेट्रियम का होता है। तो अब हम देखते हैं कि लेंज सिंड्रोम से क्या एमसीक्यू आता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसके साथ मल्टीपल कैंसर होने के रिस्क होते हैं। तो ये पहली चीज तो आप लोग ये याद रखें। अब अक्सर आप लोगों का एक एमसीक्यू मैंने पढ़ा था रिकॉल में कि मोस्ट कॉमन कैंसर इसमें कौन सा होता है, तो एंडोमेट्रियम। तो तीन चार आप से बाकी याद कर लें कि कुछ भी दे कैन आस्क आफ्टर एंडोमेट्रियम कौन सा कोलॉन देख लें। ठीक है, तो अगर एंडोमेट्रियम की ऑप्शन नहीं होगी तो देन यू हैव टू चूज द कोलॉन। चले, अगर लीन सिंड्रोम है तो जाहिर सी बात है पेशेंट को मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर होने का रिस्क है। तो आप क्या उसे ऑप्शन देंगे कि वो ये सर्जरी करवा ले 35 साल की उम्र में, एक दफा फैमिली कंप्लीट हो जाए तो उसमें वो मल्टीपल कैंसर्स होने का रिस्क नहीं होगा। लीन सिंड्रोम के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अगर उसमें जेनेटिकली पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो जल्दी, फिर 35 की एज में हम आपकी फला फला ऑर्गन्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यूट्रस के कैंसर का रिस्क होता है तो यूट्रस निकाल देंगे, ओवरी का रिस्क होता है तो ओवरी निकाल देंगे। तो ट्यूब्स तो हमने निकालनी निकालनी होती हैं। तो ये बहुत टिपिकली मल्टीपल टाइम एमसीक्यू आता है, मल्टीपल टाइम। अगर पेशेंट सर्जरी ना माने, पेशेंट कहती है मैंने सर्जरी नहीं करवानी, तो कैसे फॉलो अप करेंगे? बायलेटरल सेल्पिंजोफ्रेक्टमी यानी ओवरी को देखने के लिए आप टीवीएस करवा लेंगे, और यूट्रस की मॉनिटरिंग के लिए आप बायोप्सी ले लेंगे। तो एनुअली टीवीएस एंड हिस्टेरोस्कोपी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे। ये मेरा एमआरसीजी पार्ट 2 का पेपर था, तो उसमें उन्होंने ये वाला सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं फॉर द हिस्टेक्टमी और वो नहीं मानती, तो आप उसको फॉलो अप कैसे करेंगे? तो एनुअल टीवीएस एंड हिस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे आफ्टर द एज ऑफ 35। तो ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। अच्छा, आप लोगों के पेपर में बरका का आता है, यहाँ पर हमने क्या याद रखना है बरका के बारे में? बरका 1 में ओवेरियन कैंसर का रिस्क 35 से 46 है, ये आईएमएम का मल्टीपल टाइम आ चुका है। बरका 2 हैज अ लाइफ टाइम रिस्क ऑफ, ये सेकंड याद कर लें, यानी इसकी अपर लिमिट बरका 1 की याद कर लें अप टू 50%, 50% करीब करीब। और इसकी अपर लिमिट जो है बरका 2 है तो 2 से ज्यादा 2 3, तो 23 तक। तो बरका 1 और बरका 2 दोनों में क्योंकि ओवरी का होने का रिस्क ज्यादा है, तो हम यूट्रस नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे बायलेटरल सेल्पिंगो ऊफरेक्टमी करेंगे। लेंज सिंड्रोम में क्या हम कर रहे थे, हम दोनों ओवरीज भी निकाल रहे थे, ट्यूब्स भी निकाल रहे थे और यूट्रस भी। इसमें हम क्या करेंगे, अगर किसी में बरका जीन पॉजिटिव आता है तो रिस्क रिड्यूसिंग हम बायलेटरल सेल्पिंगो ऊफरेक्टमी करेंगे आफ्टर द एज ऑफ 35। तो क्योंकि आप लोगों का ये वाला तो आ चुका है मल्टीपल टाइम, इसीलिए एक दफा बस देख लेना कि बरका में कैंसर का चांस है, ओवरी के दोनों ओवरी निकालनी है बस, मतलब इतना मुश्किल नहीं याद रखना। बरका 2 में भी दोनों ओवरीज निकालनी है, लींच में दोनों ओवरीज के साथ यूट्रस भी निकालना है, बस एक्स्ट्रा चीज निकालनी है लींच में।
अच्छा, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन आया है। ये दोनों ही ये एमसीपीएस, एफसीपीएस, आईएमएम दोनों का क्वेश्चन है। तीनों का ऑप्शंस मुख्तलिफ थी लेकिन थीम एक ही था। 30-year-old female gave history that the mother died at 50 age due to CA ovary. Sister had CA cancer, CA breast at the age of 35. She is worried about her risk of developing cancer. आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर लिखा होता कि ये लो रिस्क है या हाई रिस्क है, तो ये क्या है पेशेंट? अगर ऑप्शन नंबर ए की जगह लिखा होता हाई रिस्क, रेफर टू जेनेटिक काउंसलर ना लिखा होता, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अगर मैं कह दूं कि सिस्टर हैज अ सीए ब्रेस्ट एट द एज ऑफ 60, तो क्या ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है? तो हमें कैसे पता चलेगा? गुड, शाबाश, बच्चों को पता है भाई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको मैंने रेफर टू जेनेटिक काउंसलर करना है ताकि वो जीन देख ले कि उसमें जीन है या नहीं, या मैंने कब कहना है उसको रीअश्योर करना है कि तुम लो रिस्क हो, मसले की बात नहीं है? तो गुड, शाबाश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 में ये वाला आया क्वेश्चन। ये आईएमए वालों का भी आता है। ये आप लिख लें कि अगर ओवरी में से कोई भी वो जब कैंसर देना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस में कि कौन सी पेशेंट हाई रिस्क होगी फॉर ओवेरियन कैंसर। और आपकी चार लंबी लंबी ऑप्शंस होती हैं, और चारों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ता है। आप कब चूज करेंगे? जब आपने पढ़ा होगा। तो इस वाले केस में आप देखें सेकंड वाला, कि इसमें आपके पास ओवेरियन कैंसर एट एनी एज मदर में था, और ब्रेस्ट कैंसर जो था अंडर द एज ऑफ 50 है। दोनों ही फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, एक मदर थी और एक बहन है। तो ये जो सेकंड है इस एमसीक्यू के मुताबिक, शी इज अ हाई रिस्क, शी शुड रेफर। तो बच्चों ये बाय हार्ट आपने ये याद करना है। ये वाली स्लाइड डॉक्टर मीना, ठीक है? तो मैं बगैर जीन्स चेक किए हुए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी चूज नहीं करूंगी। फर्स्ट हम देखेंगे कि जीन्स अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है? तो ये फिर मैं इसको पढ़ती नहीं हूँ, आप लोगों ने प्लीज इसको याद करना है।